हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। एंड रिसेंटली हमने जो चैप्टर नंबर 2 था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो ख़त्म कर लिया है और आज हम करेंगे इसके NCERT सोल्यूशन। एंड मैं आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ, आपके वीडियो के अंत तक आप सारे के सारे जो NCERT सोल्यूशन क्वेश्चंस हैं जो दिए गए हैं, एक्सरसाइज दी गई, आप उनको अच्छे से सीख जाओगे। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने चैप्टर अच्छे से सीखा है तो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर एंड स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स क्लासिफिकेशन जो है आपका वो बार बार चेंज क्यों होता गया। ठीक है, जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था वो इसी के ऊपर था कि कैसे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कैसे आया। ठीक है, पहले मतलब किसने शुरुआत करी थी क्लास, सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा बताऊँ, क्वेश्चन सॉल्व नंबर आपका जो हम पहले आंसर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके एरिस्टोटले थे, ठीक है, कौन? एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन दिया था? उन्होंने दिया था हर्ब, श्रब एंड ट्री। ये क्लासिफिकेशन दिया था उन्हें ऑन बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ जो आपके प्लांट्स वगैरह हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग ये उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। बट उसके बाद जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किन्होंने? लीनियस ने। ठीक है, जो लीनियस थे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने। और वो क्लासिफिकेशन क्या था? फर्स्ट वन इज प्लांटिंग एंड सेकंड वन है आपका एनिमल। मीन्स जो आपके अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं, उन्होंने उनको प्लांटिंग किंगडम में डाला। और ऐसे एनिमल जो अपना खाना नहीं बना सकते, दूसरे एनिमल्स पे या प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, उन्होंने उनको एनिमेलिया में डाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सी सेल कैसी है, जैसे हम पढ़ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर आपकी यूकैरियोट्स होती है, प्रोकैरियोट्स होती हैं। तो यहाँ पर उसको नहीं दिया गया, इसलिए इसका भी सिग्निफिकेंस उतना नहीं रहा। इस तरह से इसमें आपके जो सेवरल चेंजेस हैं आते गए और अभी जो आपका चल रहा है क्लासिफिकेशन वो चल रहा है 5 क्लासिफिकेशन को जो ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, इन्होंने नए ऐड होते गए, लेकिन जो पुराने वाले किंगडम थे वो एज इट इज़ बने रहे। प्लांटिंग एनिमेलिया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटिंग और एनिमेलिया है, 3rd ऐड हुआ। 4th वाले में 3 थे, 4th ऐड हुआ। और 5th वाले में 4 पहले से थे, आपका फंगी ऐड हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्लासिफिकेशन है उसका डेवलपमेंट हुआ। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे भी नोट्स बना सकते हो ताकि आपको रटने की ज़रूरत
हो ही ना, पैराग्राफ की तरह मत पढ़िएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेट टू इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। आपको इसकी इकोनॉमिकली यूजेस बताने हैं, इम्पोर्टेंस बतानी है एक आपकी आर्की बैक्टीरिया की। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2, ठीक है। देखो कैसे करोगे, इकोनॉमिकली बैक्टीरिया आप लाइन लिख सकते हो, जैसे पोजीशन बता रही हूँ, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड यहाँ पर आप लिखोगे आर्की बैक्टीरिया। इकोनॉमिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की देखो क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहले इंपॉर्टेंस तो ये है, ये एज अ डिकम्पोज़र भी काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एज अ डिकम्पोज़र काम करते हैं, और आपको पता है ये डिकम्पोज़र का कितना बड़ा रोल होता है हमारे इन्वायरमेंट में। ये क्लीनिंग का काम करते हैं, जो भी सड़ी गड़ी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं, या फिर किसी भी न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में ये इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फर्स्ट आपका क्या होता है, ये कैसे काम करेंगे, एज अ डिकम्पोज़र काम करते हैं, ओके, डिकम्पोज़र काम करेंगे। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारे बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका यूज़ मेडिसिन बनाने में किया जाता है, या फिर आपका जो एंटीबॉडीज़ बनाने में किया जाता है, ठीक है। क्या बनाने में यूज़ किया जाएगा, एंटीबॉडीज़ नहीं, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स बनाने में किया जाता है, एंड प्लस मेडिसिन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, लैक्टोबैसिलस कितना इंपॉर्टेंट है, देखो वो मिल्क से कर्ड बना देता है, ठीक है, मिल्क टू कर्ड, मिल्क टू कर्ड। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो डी आपका हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, फिक्सेशन ने कहा। इतने सारे इसके यूजेस हैं, मैंने बहुत सारे यूजेस हैं, बट मेनली मैंने इस पर 4 लिख लिए। अब आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है एक्चुअली मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है इसमें। जो आपके मैथोजेंस होते हैं एक्चुअली, ठीक है, जो मैथोजेंस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जो आपके र्यूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं उनके गट में पाए जाते हैं, उनकी जो मतलब इंटेस्टाइन बोल सकते हैं, जो आंत होती है वहाँ पर पाए जाते हैं, और वहाँ पर वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मीथेन गैस इन ruminants animals, methane gas produced in ruminants animals जो गट में है, ठीक है, कहाँ पे, गट में। एंड सेकंड, इनका यूज़ कॉमर्शियली भी किया जाता है बायोगैस के प्रोडक्शन में। अब आपको पता ही होगा जो मीथेन गैस होती है वो एक मोस्ट कॉम्पोजिशन होती है बायोगैस का, ठीक है। कॉमर्शियली यूज्ड in production of बायोगैस, ओके। तो ये आपके इकोनॉमिकली यूजेस हो गए हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एंड आर्की बैक्टीरिया के। आई होप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया और आप लोगों को क्लियर भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ डायटम। इम्पॉर्टेंट है, जब मैंने इस पर आपको लेक्चर पढ़ाया था तब भी ये अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि मैं इसे बार बार रफ करती रहूँगी, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज यू विश। ओके, चलिए बात करते हैं डाइटम्स की, ठीक है। डाइटम्स क्या होते हैं, आपके प्रोटिस्टा के पार्ट्स हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो डाइटम्स में एक्चुअली क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक जैसे बॉक्स होता है ना, बॉक्स, हम जैसे
जैसे कोई ऐसा बॉक्स है उसके ऊपर जो ढक्कन लगाते हैं, तो उस टाइप से होती है, ओवरलैपिंग होती है एक प्रकार से, ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका कोई बॉक्स है, नीचे रखा है, आपने यहाँ पर सामान रखा है, फिर इसको ढकने वाला जो ऊपर का कवरिंग होती है वो इस तरह से होती है, सभी को पता है। ठीक है, अब इसकी मैं अगर लेयर बना दूँ, ये ऐसे हो जाएगा। ये आपका बन गया है डाइटम की, ये आपका डाइटम की सेल वॉल है। क्या है? डाइटम की सेल वॉल। कंपाउंड पाया जाता है, तो यहाँ पर रेड कलर से बना रही हूँ, जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये ब्रेक ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्यों भरा रहता है? ये भरा होता है सिलिका, इसकी सेल वॉल में। सिलिका मतलब SiO2 भरा होता है, और जो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाता है ये। अब क्या होता है देखिए, जब डाइटम्स की डेथ होती है, ठीक है, व्हेन डाइटम्स डेथ, फिर जब डेथ हो गई, मैं यहाँ पे इन शॉर्ट लिख रही हूँ, तो यहाँ पर जो इसकी जो आपकी सिलिका है ना, वो नीचे अर्थ में बैठती रहती है। ठीक है, जिससे क्या बन जाता है, अर्थ में आपकी डाइटोमेशियस अर्थ बन जाती है। ठीक है, सिस अर्थ बन जाता है, जो बहुत यूज़फुल है। किस में है? यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्टर ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। ये होता है आपका। तो आप इसको फिर सेंटेंस बना के लिख सकते हो, बस आपको आपके दिमाग में इतनी सारी बातें होनी चाहिए डाइटम के सेल वॉल के लिए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड्स। रेड टाइड्स और एल्गल ब्लूम क्या होते हैं? ओके, तो हमारा यहाँ पर सॉल्व नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा आपका, एल्गल ब्लूम आपको बताना है, एल्गल ब्लूम, एंड आपको बताना है रेड टाइड्स। रेड टाइड्स का मतलब समझते हो ना, टाइड्स जो ज्वार भाटा आते हैं, लहरें आती हैं, वही चीज़ है यहाँ पर। तो एल्गल ब्लूम क्या होता है? देखो, जब वाटर बॉडीज़ में या किसी पॉन्ड का मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, किसी पॉन्ड की जो ऊपर की लेयर होती है, वहाँ पर एल्गी की पॉपुलेशन में जब इंक्रीमेंट हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एल्गल ब्लूम। तो बेसिकली एल्गल ब्लूम क्या है आपका? इंक्रीज पॉपुलेशन। किसकी? एरो बनाया है तो इसी की। ठीक है, एल्गल ब्लूम क्या है? इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एल्गी। चलिए पूरा लिख ही देती हूँ, और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब जब देखिए, जब उसकी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये बढ़ जाएंगे, क्या होगा? क्योंकि ये तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, तो ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस जो रेट है, ठीक है, रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और फोटोसिंथेसिस की जब इंक्रीज़ हो जाएगा, तब देन क्या होगा? क्योंकि ये तो आप ये रेस्पिरेशन भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आपको पता है ऑक्सीजन गैस तो रिलीज़ करते ही हैं। उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो आपकी है, ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और इस कंडीशन को कहते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिससे जो उस पॉन्ड है, उस पॉन्ड की में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि सारी के सारे ऑक्सीजन यही ले लेंगे, कौन? एल्गी ही लेने लगेंगे, जिससे क्या होगा आपकी? इट लीड्स टू, जो BOD होता है, इट लीड्स टू
डेथ ऑफ अदर एक्वाटिक एनिमल्स। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो एल्गल ब्लूम का ये आपके नोट्स हो गए। अब रेड टाइड्स की अगर हम बात करें तो रेड टाइड्स क्या है, तो रेड टाइड्स आपके बेसिकली जो प्रोटिस्टियंस हैं उसका जो सेकंड आपका क्लास था क्या था, वो डायनोफ्लैजिलेट। क्या था? डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, इसका जो एक मेंबर था इट इज़ कॉल्ड, ब्लैक से लिखती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक से नहीं एक्चुअली रेड से लिखना चाहिए, वो है आपका गोनियोलैक्स। ये मैंने रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि ये रेड कलर का ही होता है। ये गोनियोलैक्स की जो पॉपुलेशन होती है ये इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जब किसी जो आपके जो समुद्र हैं, सी हैं, वहाँ पर गोनियोलैक्स की जो पॉपुलेशन है वो जब रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली, तो आपका जो सी होता है, क्योंकि देखो रेड कलर का जब बहुत ज़्यादा आपके गोनियोलैक्स हो जाएंगे तो वो सी कैसे दिखेगा आपको, रेड दिखेगा आपको। सी अपेयर रेड। दूसरा, ये टॉक्सिन भी रिलीज करता है, रिलीज टॉक्सिन विच हार्मफुल फॉर फिशेस। ठीक है, फिशेस या जो भी वहाँ पर एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उन पर वो हार्मफुल होती है उनके लिए, जो रेड टॉक्सिन वो रिलीज़ करता है और वो रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से जो सी है, समुद्र है, वो भी रेड कलर का दिखाई देने लगता है। तो ये आपका हो गया सॉल्व नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर, हाउ आर वायरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस। जो आपका वायरस है या फिर जो आपके वायरॉइड्स हैं वो वायरस से कैसे डिफरेंट हैं। ठीक है, कैसे वो डिफरेंट हैं ये हम सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही हमने एक्चुअली ये सीखा है, तो आप लोगों को ये आना चाहिए अगर आपने वो वीडियो मेरा देखा हुआ है तो वायरस जो हैं आपके कैसे डिफरेंट हैं ये वायरस से। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा, ये बहुत छोटे होते हैं एज कंपैरिजन टू वायरस, स्मॉलर देन, ठीक है, स्मॉलर देन वायरसेस। अब जैसे आपको वायरस ये पॉइंट, एंड इसमें जैसे कि मैंने आपको वायरस जब पढ़ाया था, वायरस आपका बाहर की आपकी लेयर होती है, अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, बट इसमें आपकी लेयर नहीं होती है। ठीक है, उस लेयर को क्या कहते हैं, नो, चलो मैं यहाँ पे इसे लिख दूँ, नो प्रोटीन लेयर। इसमें कोई भी प्रोटीन की लेयर नहीं होती है, ओनली क्या होता है इसमें, फ्री आरएनए होता है। ठीक है, जो फ्री आरएनए होता है वो भी कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। आपका ये कैसा होगा, आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए जो आपके डिफरेंट है वायरस से। ठीक है, चलो अगर एक और लिख दूँ कि इसमें जो डिजीज़ होती है ये पोटैटो में होती है, पोटैटो में होती है, और क्या होती है आपकी, वो आपकी स्पिंडल ट्यूबलर। ठीक है, ट्यूबलर नहीं ट्यूबर, स्पिंडल ट्यूबर। मीन्स पोटैटो आपका जैसे इन जर्नल ऐसे होते हैं, वो आपके ऐसे हमें रहेंगे इस टाइप से। पोटैटो में जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर उसको हम बोलेंगे एक्चुअली में। ओके, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट दैट आर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक। जो आपके प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल की वजह से वो करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जिससे वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। दैट्स वाई उनको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। बट कुछ प्लांट होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक की तरह भी बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व नंबर क्या है आपका 7th चल रहा है, ठीक है। तो आपके कुछ प्लांट है जैसे पिचर प्लांट, जो आपका पिचर प्लांट होता है ये कैसा होता है आपका, ये हेटरोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये जैसे प्लांट है, मैं पूरा प्लांट नहीं बनाऊंगी क्योंकि इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। तो ये आपका है, ठीक है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे लिड होता है ऐसे करके, जैसे बिल्कुल वो नहीं होता चाय का जैसे वो आपका चाय पैन होता है, बिल्कुल ऊपर से ऐसे करो तो लिड उठ जाता है। तो यहाँ पे लिड है, ये जग टाइप का है, जैसे जग का शेप होता है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पर आया तो ये लिड क्या हो जाता है ना, जैसे यहाँ पर इंसेक्ट बैठेगा उसके खुले मुंह पे लिड बंद हो जाता है, जिससे ये आपका आ जाता है यहाँ पर, और थोड़ी देर बाद इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इस जो इंसेक्ट है इसका जो भी न्यूट्रिशन है वो इसको सक कर लेता है, तब ये काम करता है आपका हेटरोट्रॉपिक की तरह, या इसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इंसेक्ट खा रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, एक एग्जाम्पल ये है आपका। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो दूसरा एग्जाम्पल होता है आपका विनस फ्लाई ट्रैप। क्या होता है, विनस फ्लाई ट्रैप इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ आपका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें पाया जाता है, ठीक है। मतलब वो आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो हेटरोट्रॉपिक की भी उसको करेंगे प्रोसेस को, ठीक है। ओके, अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम पहुँच चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट डू द टर्म फाइकोबायोन एंड माइकोबायोन, ठीक है। माइकोबायोन सिग्निफाई, आपको फाइकोबायोन समझाना है एंड माइकोबायोन समझाना है। ओके, फाइकोबायोन और माइकोबायोन से आपको याद आ रहा है, दीज आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ लाइकेन, ठीक है। जो आपका लाइकेन होता है, क्या है लाइकेन एक्चुअली, लाइकेन इज द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी, ठीक है। ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है एल्गी एंड फंगी के बीच में। कंपोनेंट फाइको बाहर से चारों तरफ से घेर के रखते हैं। देखिए फंगी क्या करता है, फंगी जो है अगर ये वाटर में है या फिर मतलब अदर जगह में है, तो ये आपका पहली बात तो ये शेल्टर प्रोवाइड कराता है, प्लस ये देता है न्यूट्रेंट लाइक आपका फॉस्फेट देता है, ये फॉस्फेट, ये सब किसको देगा, ये अब ये सिंथेसिस करेगा और ये फूड इसको तो देखो म्यूचुअल रिलेशनशिप है ये, और आपकी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को ही क्या होती है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, उसे हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये कैसी रिलेशन हो गई, रिलेशनशिप हो गई सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इज़ दैट क्लियर। अब आपको समझ में आ गया ना, फाइकोबायोन एंड माइकोबायोन से दो यहाँ के बीच का उठा के दे दिया इसने आपको, जबकि आपको इतना एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9,
गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द क्लासेस ऑफ फंगी अंडर द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन के बेसिस पे कंपैरेटिव अकाउंट देना है जो किंगडम फंगी है उसकी क्लासेस की। ठीक है, आई होप ये भी आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, सबसे पहली बात, आपको पैराग्राफ जैसा नहीं लिखना है, अच्छे मार्क्स भी तो लाने हैं ना। पैराग्राफ पढ़ने में कोई टीचर भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। अगर आप फ्लो चार्ट से बनाते हो, टू द पॉइंट आंसर लिखते हो, क्वेश्चन का जैसा रूप है उस हिसाब से आंसर लिखते हो, तो आपको फुल नंबर देने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किंगडम फंगी, पहली बात तो किंगडम फंगी है ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? किंगडम फंगी। अब आपको देखो इसकी क्लासेस और दूसरा लिख लो रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर रिप्रोडक्शन भी लिख सकते हो आप लोग। अब देखिए, अब किंगडम फंगी की क्लासेस कौन कौन सी है, ठीक है, आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, पहला होता है आपका फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। सेकंड होता है आपका एस्कोमाइसिटीज। थर्ड होता है आपका बेसिडियोमाइसिटीज। कंपैरेटिव स्टेट, यहाँ पर आप कंपैरिजन करोगे अब, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है? लिखेंगे, ठीक है। तो अगर पहले हम कंपैरिजन करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, की बात मैं करूँ तो ये होते हैं मोटाइल, और जबकि ए प्लेनोस्पोर जो होते हैं ये होते हैं नॉन मोटाइल। ठीक है, मीन्स आपके मोटाइल का मतलब क्या होता है, वन प्लेस से अनदर प्लेस में जा सकते हैं, और ए नॉन मोटाइल का मतलब जो नहीं जा सकते। अब वेर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये वहाँ पर स्पोर जो बनता है उस स्पोर को कहते हैं जाइगोस्पोर। ठीक है, जाइगोस्पोर बनाते हैं, देन रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पैरासिटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है, सेप्रोफिटिक भी होता है, एज अ डिकम्पोजर भी ये काम करते हैं, डिकम्पोजर, और कॉप्रोफिलस भी काम करते हैं। अब कॉप्रोफिलस क्या है, जो ग्रो करते हैं गोबर में, ग्रो ऑन डाउन। ठीक है, अब इसके हम की बात बहुत सिंपल है, जैसा नाम वैसा स्पोर बनाएगा। एस्कोस्पोर याद करने का
बहुत ही सरल तरीका। अब बेसिडियोमाइसिटीज़ की बात करें तो ये होते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक है, सैप्रोफिटिक होते हैं ये, और पैरासिटिक भी होते हैं। सैप्रोफिटिक भी होंगे, पैरासिटिक भी होंगे, ठीक है। और इसमें मोड ऑफ हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंटेशन से होगा, मीन्स टुकड़े हुए, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके 2 टुकड़े हुए, दोनों के दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स बन गए, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें जैसा नाम वैसा स्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज बेसिडियोस्पोर, ठीक है, बेसिडियोस्पोर बनाता है। कहाँ बनाएगा, बेसिडियम में बनाता है। ओके, आप डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने इतने पॉइंट भी लिख दोगे वो बहुत है। लास्ट वन है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके पैरासाइट होते हैं, ठीक है, पैरासाइट होंगे, एंड सैप्रोफिटिक भी होते हैं, सैप्रोफिटिक भी होंगे। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा, क्योंकि इसको हम आपके जो है ये आपका इम्परफेक्ट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता है। जैसे ही इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा तो उस ऑर्गेनिज्म को यहाँ से हटा करके इन तीनों में डाल देते हैं, जिससे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कोनिडिया बनाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये आपका कंपैरेटिव स्टडी हो गई किसकी, किंगडम फंगी की क्लासेस की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के अकाउंट में। ओके, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा क्योंकि मुझे बार बार रफ करने की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, यूग्लिनॉइड्स जो है आपका, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेंबर होता है यूग्लिना। तो मैं आपको यूग्लिना का डायग्राम बना करके उसके फीचर बताऊंगी, वही फीचर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे यूग्लिनॉइड्स की। 2 फ़ायदा हो जाएगा आपके। पहली बात तो आपको यूग्लिनॉइड्स के भी फीचर समझ में आ जाएंगे, एंड अगर आपका क्वेश्चन यूग्लिना के बारे में आएगा तो वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो गया अब आंसर नंबर 10, आंसर नंबर 10 हो गए। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना बना रहे हैं। तो देखिए यूग्लिना क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स मेंबर है यूग्लिनॉइड्स का, इसीलिए। तो यूग्लिना देखो क्या है आपका, इस टाइप से इसका डायग्राम होता है। इसके 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। इसकी एक लेयर होती है प्रोटीन की, और यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। बस जो जो कैरेक्टर है लिख दीजिए आप। तो क्या क्या कैरेक्टर हो जाएंगे, देखिए पहला कैरेक्टर ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होगा, यूनिसेलुलर। अब क्योंकि ये किसका मेंबर है, आपका प्रोटिस्टा का मेंबर है, तो यूकैरियोट्स होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर है, इसमें 2 फ्लैजिला हैं, 2 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला पड़े हैं, लेकिन कैसे हैं, अनइक्वल हैं, मीन्स एक बड़ा है एक छोटा है। थर्ड आ गया, इसमें लेयर होती है प्रोटीन की, क्या पाई जाएगी, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, लेयर, जिसे हम कहते हैं पेलिकल। ओके, एंड 4th नंबर क्या है आपका, क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बट 5th टॉपिक, 5th पॉइंट, ये
जब तक दिन है तब तक तो ये ऑटोट्रॉफिक बने रहेंगे, जैसे ही रात हुई ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपके एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। तो ये 5 पॉइंट हो गए आपके। पहली बात यूनिसेलुलर होते हैं, सेकंड 2 फ्लैजेला होते हैं, थर्ड पॉइंट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन लेयर जिसे हम पेलिकल बोलते हैं, फोर्थ पॉइंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऑटोट्रॉपिक भी कहते हैं, एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। और इनको मिक्स बोलेंगे तो मिक्सोट्रॉफिक बोलेंगे। अगर हम 1 लाइन में इसको बोलना चाहे तो इसमें मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, ऐसे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेस विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑल्सो नेम 4 कॉमन वायरल डिजीजेस। कितना बड़ा क्वेश्चन है। 1 नंबर आपके 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है, 2 नंबर 5-6 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपके 2-3 क्वेश्चन हैं। तो पहली बात आपको वायरस का स्ट्रक्चर समझना है, उसका जेनेटिक मटेरियल प्लांट्स में कैसा होता है, बैक्टीरिया पे भी अटैक करते हैं, ये बैक्टीरिया में कैसा होता है, एंड ह्यूमंस में कैसा होता है ये आपको पढ़ना है, एंड मतलब एनिमल्स में कैसा होता है ये पढ़ना है, एंड इनसे होने वाली कुछ कॉमन डिसीज़ आपको बतानी है। तो पहले हम पढ़ते हैं वायरसेस का स्ट्रक्चर। वायरस सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का। किसका बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, जिसमें न्यूक्लियो क्या है आपका, मीन्स न्यूक्लिक एसिड, या तो वो डीएनए होगा, डीएनए और आरएनए होगा। ठीक है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन डीएनए आरएनए कभी भी एक साथ नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, ये लेयर पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी, आउटसाइड पाई जाएगी, आउटसाइड डीएनए और आरएनए के। ठीक है, अब चलिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और इसके चारों ओर एक लेयर है ऐसे करके। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका ये है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये तो या तो आरएनए होगा और डीएनए होगा। ठीक है, देन आपका जो ये बाहर की लेयर है इसे कहा जाता है कैप्सिड। ये कैप्सिड है क्योंकि प्रोटीन की लेयर लिखा है ना, आउटसाइड डीएनए और आरएनए लेयर होती है प्रोटीन की। ये किसकी बनी होगी, प्रोटीन की बनी होगी। ठीक है, अब ये देखिए जो ये लेयर होती है ना, ये भी पीसेस में होती है ऐसे करके, ये लाइक दिस। तो इनको कहा जाता है, इस यूनिट्स में बनी होंगी, इन यूनिट्स को कहा जाता है कैप्सोमियर। क्या कहा जाएगा, कैप्सोमियर। ठीक है, अब इस कैप्सोमेयर की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इनकी शेप होती हैं, शेप इसके अरेंजमेंट के कारण। ठीक है, एक होती है हेलिकल और दूसरी होती है पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल होती है। चलिए ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की, क्लियर हो गया ना। ओके, सेकंड आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, देखिए हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ना है। तो जेनेटिक मटेरियल आपका प्लांट्स में, एनिमल एंड बैक्टीरिया में कैसा कैसा होगा। ठीक है, अगर हम प्लांट की बात करें जेनेटिक मटेरियल की, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जीएम। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, तो प्लांट में हमेशा जो जो वायरस अटैक करता है उसका जेनेटिक मटेरियल इन जनरल होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, जैसे आपका क्या था, फॉर एग्जांपल टीएमवी मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस। अब जो बैक्टीरिया होते हैं इस पर जो अटैक करता है वायरस, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डीएनए सॉरी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए।
एंड अगर बात करें एनिमल्स की तो इसमें सब पाया जाता है, मीन्स इस पर अटैक करेगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी करेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी करेगा एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी अटैक करेगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल का नेचर हो गया प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया। ओके, एंड थर्ड है आपके डिजीज़ के नेम। कुछ कॉमन डिजीज़ के नेम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, जो ये पेंडेमिक चल रहा है ड्यू टू द कोरोना वायरस, तो क्या है, कोविड-19, ठीक है। और क्या होता है आपका, फ्लू हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, ठीक है, इबोला होगा, स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है, एड्स होता है, हर्पिस होता है, जेनिटल वॉर्ट्स होता है। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 बता दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 बताते, जबकि आपको 4 ही बताने थे, ठीक है। ये 4 आपके मैंने 7 डिजीज़ बता दी जो आपके वायरस से होती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन इन योर क्लास ऑन टॉपिक आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। आपको बताना है कि वायरसेस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। एक्चुअली वायरसेस को बाउंड्री कहा जाता है, लिविंग या और नॉन लिविंग का मतलब ये एक प्रकार से बिहेव करते हैं लिविंग थिंग्स की तरह भी एंड नॉन लिविंग थिंग्स की तरह भी। अब देखिए लिविंग थिंग्स की तरह कब बिहेव करेगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की तरह कब बिहेव करेगा, नॉन लिविंग थिंग्स की तरह। देखिए जब ये आपकी बॉडी के किसी होस्ट के अंदर होगा, या फिर हम उसको लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, और क्या है इसके पास, देखिए प्रोटीन है, ठीक है, एंड आपका मेटाबॉलिज्म होता है इसमें, मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन कब होगा, इफ़ इनसाइड द होस्ट सेल, जब ये होस्ट सेल के अंदर होगा तब इसमें मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है, ये रेप्लिकेट करता है, वो भी कब, सेम कंडीशन, इफ़ इनसाइड द होस्ट सेल। अब इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है जब ये आउटसाइड द होस्ट सेल होगा, नो मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली आप लोगों को पता है जब नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स को कैटेगराइज किया जाता है तो रिप्रोडक्शन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। तो नो मेटाबॉलिज्म व्हेन आउटसाइड द होस्ट सेल एंड थर्ड हो जाएगा नो रेप्लिकेशन, वही होगा व्हेन आउटसाइड द होस्ट सेल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 12 के 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके प्लांटी एंड किंगडम के थे, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिए क्योंकि पढ़ाया ही नहीं था ये, क्योंकि आपका जो है उसकी चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, वहाँ पर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब जाके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर हो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, समझने में आप लोगों को मदद मिली हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहिए। एंड मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर किंगडम प्लांटी हम करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी।